बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जहां एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, हर तरफ होलनाक मनाजिर हैं और हर तरफ दिल खराश सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इक़्तिदार से महरूम पीटीआई ने इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं। नाज़रीन, आपको हम ये बताते चलें कि पीटीआई की तरफ से मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह के खिलाफ डीआई खान में बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया। ताहम वहीं पर हैरत की बात, इंतहाई जो हैरानकुन बात है वो ये है कि शहबाज गिल के खिलाफ भी वहीं पर ही जो है वो रियासत के खिलाफ फर्जा सराई करने और रियासती इदारों के खिलाफ बोलने और उसमें बगावत पैदा करने या बगावत डालने या बगावत को उकसाने के हवाले से भी एक मुकदमा दर्ज किया गया। नाज़रीन, पीडीएम की क़यादत के खिलाफ मुकदमे का दर्ज होना तो समझ में आता है, लेकिन शहबाज गिल के खिलाफ जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया ये बहुत हैरानकुन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और इस मुकदमे का इंदराज ये साबित करता है कि शहबाज गिल पाक फौज के अंदर बगावत डालने की कोशिश कर रहे थे और ये साबित करता है कि पीटीआई का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए उसने एक निजी टीवी चैनल पे जो स्क्रिप्ट पढ़ा वो पीटीआई की पार्टी पॉलिसी थी। तो नाज़रीन, अगर इस तरह ना होता तो कम से कम और सिंध में मुकदमा दर्ज होता तो एक बात समझ में भी आती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमे का इंदराज बहुत हैरानकुन है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार हुसैन और जस्टिस वकार और जस्टिस शाहिद पर मुश्तमिल एक डिविजनल बेंच ने इस तरह के जो अपना मुकदमात के इंदराज के हवाले से हुकूमत की तरफ से जो एक हुक्मनामा जारी किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है और इस तरह के इक़दामात से रोक दिया गया है। अब इसमें देखना यह है कि अगर वो लेटर उसको कलअदम करार दे दिया गया है या उसको मुअत्तल कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी या शहबाज अपना नवाज शरीफ या कैप्टन रिटायर्ड सफदर या राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनका स्टेटस क्या बनता है और शहबाज गिल के केस का स्टेटस क्या बनता है। तो अगर ये लेटर अपना मुअत्तल कर दिया गया है तो फिर यकीनन ये जो मुकदमा दर्ज हुए हैं ये भी अपने आप में ख़त्म तस्वुर किए जा सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि मौलाना फजल रहमान ने 2-3 दिन पहले एक तफसीली स्टेटमेंट जारी किया था और वो स्टेटमेंट हमने जूं का तूं आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम में पेश किया था। मुकम्मल जो उसके 2 हिस्से थे वो दोनों हमने आपकी खिदमत में पेश किए थे। उसमें मौलाना फजल रहमान ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का या जिन ख़दशात का इज़हार किया था, लगता है कि इस वक्त उन पर अमल होता नज़र आ रहा है। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया एकदम से मुतहरिक हो गया है, जापान टाइम्स हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर जो दीगर मगरबी नशरियाती इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह इमरान खान के मामले को हवा देना शुरू कर दी है या जिस तरह इमरान खान को कवरेज देना शुरू कर दी है, उससे लगता है कि बात सिर्फ इस्लामाबाद की हदों तक महदूद नहीं है। अब ये तय होता जा रहा है और ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इमरान खान का यहाँ पर लॉन्च होना, यानी जो इमरान प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, जिसके 5 मकासद मैं पहले भी एक प्रोग्राम में आपको आगाह कर चुका हूँ कि इमरान खान को 5 मकासद के लिए लॉन्च किया गया था और इमरान खान की लॉन्चिंग का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था इमरान प्रोजेक्ट। और इसमें इसराइल भी शामिल था, इसमें इल्यूमिनाती भी शामिल थी, इसमें अमेरिका भी शामिल था और इन सब ने मिलकर इमरान खान को लॉन्च किया। उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात किए, इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट के बाद इमरान खान को लॉन्च किया गया। इसका मकसद जो बुनियादी तौर पे था वो ये था कि जो बलूचिस्तान के रिकॉर्डिंग के जो ज़खायर हैं उन पर किसी तरीके से कब्ज़ा किया जाए या फिर जो सीपेक है उसको वाइंड अप किया जाए या फिर कश्मीर जो है, कश्मीर को इंडिया के हवाले किया जाए
और इसराइल को तस्लीम किया जाए और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की या मुख्तलिफ़ तरीके से तरमीम करके और जो है वो उनमें नरमी पैदा की जाए और कादियानियों को बाकायदा मुसलमान तस्वुर किया जाए और कादियानियों को यहाँ पर बाकायदा जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। और यही वजह है कि इमरान की काबीना में इनिशियली आपने देखा होगा कि कादियानी भी शामिल थे। तो नाज़रीन, 5 नुकात पर मुश्तमिल जो इमरान प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उस पर शायद कुछ कहीं काम रहता है, तो इसलिए इंटरनेशनल जो मीडिया है या मगरबी मीडिया जो है वो एकदम से मुतहरिक हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान ने दो अमेरिकन फर्म्स के साथ लॉबिंग के लिए जो एग्रीमेंट किए थे, उनमें एक फर्म ऐसी थी जिसका जो सरबराह जो था वो CIA से ताल्लुक़ रखता था और पाकिस्तान में भी वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुका था और वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा मुखालिफ शख्स था। यानी वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहता था। तो नाज़रीन, इमरान खान ने उसकी फर्म के साथ जो है वो एग्रीमेंट, अपना लॉबिंग फर्म के साथ एग्रीमेंट किया। अब उसको आप लॉबिंग फर्म कहें या फिर PR फर्म कहें, कुछ भी कहें, बहरहाल उनको जो है वो $25,000 माहाना PTI पे कर रही थी। तो अब जाहिर है कि जिन्होंने इतना पैसा इनसे लिया है, अब उन्होंने इस मामले पर काम भी शुरू कर दिया है और उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया किस तरह कवरेज इसको दे रहा है, वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा हो चुकी है। इस वक्त जो खामोशी है, इसको महज खामोशी तस्वुर न किया जाए और ये भी न समझा जाए कि शायद हुकूमत डर गई है और इस वजह से इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। ताम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का शोशा छोड़कर अवाम को थकाया जाए, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार न किया जाए। और उसके बाद इमरान खान को टेक्निकली, जिसका अंदेशा इमरान खान ने खुद ज़ाहिर कर दिया है, उसको शायद अब एहसास हुआ है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को चारा डालने से इनकार कर दिया। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया है। यानी इमरान खान से हाथ मिलाने को अपने शोहदा के लहू के साथ गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो जो हाल ही में जो लसबेला हेली क्रैश में जो ट्विटर अकाउंट सामने आए थे, उसमें आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह भारतीय और इसराइल और भारत से और अमेरिका से और दीगर ममालिक से और पाकिस्तान में खुद PTI के कितने अकाउंट सामने आए थे। ये डेटा भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगा और आप देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त टेक्निकली इमरान खान को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, नॉकआउट हो चुके हैं क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस के अलावा भी अगर हम देखें तो तोशाखाना का केस भी है। उसके अलावा जो अब उन्होंने फेक किस्म के जो हलफनामे जमा कराए थे, वो हलफनामे भी अभी हैं। और जो FIA ने मज़ीद अकाउंट्स की एक लंबी फहरिस्त जो है वो निकाली है और उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शन हुई है और बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो उन अकाउंट्स में आए हैं और उन अकाउंट से PTI के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए हैं। तो FIA ने स्टेट बैंक की तवज्जुद से वो तमाम जो उसका डेटा है वो हासिल कर लिया है। तो नाज़रीन, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब सिर्फ ये है कि काबीना के इजलास ने मंजूरी देनी है और सुप्रीम कोर्ट को एक डिक्लेरेशन भेजना है और हुकूमत ने ये अब साबित करना है कि इमरान खान जो है वो 62-63 के मुताबिक जो है वो उस पर पूरे नहीं उतरते और इमरान खान जो है वो एक फॉरेन फंडेड तंजीम चलाते हैं और जो भी केस है आपको तफसील से सारा पता है। तो नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें सैलाब की तबाहकारियों की, तो इमरान खान इस वक्त बग़ैर किसी बड़े सरकारी ओहदे के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर पे बैठकर और खैबर पख्तूनख्वा के विज़िट पर निकले हुए हैं। और जहां अब जाहिर है कि इतने दिनों तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा जो होलनाक मनाजिर हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं।
आप इनको देख सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान बचाओ तहरीक में ना लगी रहती और अगर अमेरिकन के लिए रेड कारपेट्स बिछाने में मसरूफ़ ना होती, तो शायद इस सूरत हाल को कुछ हद तक बचाया जा सकता था। तो नाज़रीन, एक तरफ तो सवात की सूरत हाल इंतहाई दिल खराश है, तो दूसरी तरफ सिंध की जो सिचुएशन है वो भी वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। लाखों के हिसाब से घर अब टूट चुके हैं, लाखों के हिसाब से लोग बेघर हैं, सड़कों के किनारों पर उन्होंने पनाह ली हुई है और कई हज़ार लोगों ने जो वो कराची का रुख कर लिया है और कराची के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उन्होंने पनाह ले रखी है। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल, आज की जो सूरत हाल है कि सखर बैराज से 5,70,000 क्यूसिक पानी सैलाब का जो रेला है या जो पानी का रेला है वो वहाँ से गुजर रहा है। नादरीन, ये आपको हम बताते चलें कि सखर बैराज की जो गारंटी थी या जो अंग्रेज़ ने जब बनाया था तो उसकी जो मुद्दत जो दी थी वो तकरीबन 10-15 साल पहले इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब अगर ये रेला मज़ीद 2 लाख क्यूसिक या 2.5 लाख क्यूसिक तक बढ़ता है तो फिर सखर बैराज का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। इस वक्त सखर बैराज का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो सखर के दौरे पर हैं और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पूरी काबीना और पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी सखर में ही है। और इस वक्त जो है वो पहले तो सखर का फ़िज़ाई दौरा किया गया, सखर डिवीज़न का, यानी जैकबाबाद से लेकर लाड़काना जितने भी इसके गिरदनवा के इलाके हैं, तफ़सील से इसका विज़िट किया गया। उसके बाद जो है वो PDMA की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई कि सिंध में कितने नुकसानात हुए हैं, इस वक्त तक क्या बीती है सिंध पर। और उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ जो है मकामात पर जाकर सैलाब ज़दगान से भी मुलाकात की और वहाँ के क्या मनाज़िर थे उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कहने की बात यह है कि इस वक्त पूरा मुल्क डूब रहा है, पूरा मुल्क तबाह हो चुका, हमारे मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं ये हम नहीं जानते और इस मुल्क की तामीर नौ का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू करना है ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है इस नुकसान को पूरा करना कम से कम इस वक्त मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है, मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ ममालिक या जो दोस्त ममालिक हैं वो उनके जो सफ़ीर थे या जो मुख्तलिफ़ उनके जो कौंसलेट्स थे उनसे मुलाकात की, उनको सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील कर दी है और इस हवाले से आलमी बिरादरी की तरफ से रिस्पांस आना भी शुरू हो गया है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक रिलीफ फ़ंड भी कायम किया हुआ है और वो आप TV पर मुख्तलिफ़ औकात-ए-कार में देख चुके होंगे और एक SMS का नंबर भी दिया जा चुका है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे होगा। अगर आप एक SMS कर देंगे तो आपके एक SMS से जाने वाले 10 रुपये पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। तो इस मुसीबत से हम सब ने मिल के निकलना है और हम सब जब तक हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं आएंगे तब तक सूरत हाल को बेहतर हम बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। और एक और चीज़ जो मुझे कहीं से फरमाइश आई है या किसी ने मुझे कहा है कि पैगाम आप तक पहुंचाऊं, उनका कहना है कि इस पूरे कौम को, पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करें कि वो नमाज इस्तग़फ़ार अदा करें, नमाज इस्तग़फ़ार अदा करें। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जब पानी नहीं था तो नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जा रही थी, तो अब इसी तरह नमाज इस्तग़फ़ार अदा करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह बख्श दें। हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं, हमसे जो कमियाँ हुई हैं, यकीनन हमसे फ़र्ज़ अदा करने में कोताही हुई होगी, यकीनन हमने बहुत सारी कोताहियाँ की होंगी, यकीनन हमने जो है वो हमसे नमाज़ों में चोरी की होगी, हमने रुकू में चोरी की होगी, हमने सजदों में चोरी की होगी, हमने वज़ू में चोरी की होगी, हमने इबादत में चोरी की होगी, हमने हकूक़ुल इबाद में चोरी की होगी। तो यकीनन हमसे बहुत सारी ख़ताएँ सरज़द हुई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी ज़ात हैं, वो मालिक हैं और वो चाहें तो सब ठीक हो सकता है और वो चाहें तो हमें बख्श सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोकर माँ को नहीं पुकारता।
इसके साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।